मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी ठीक है। 4:05 हुए मेरे मुताबिक, तो 5 मिनट मजीद वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 4:10 क्लास का टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं 4:10 पे।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं AFACR का। स्टार्ट करते हैं चंद कुरानी आयात से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी बच्चों, हमने कल कंसोलिडेशन स्टार्ट की। एक छोटा मोटा सिनेरियो मैंने आपके सामने बनाया और एक रूल हमने लिखा। आप रूल्स को अलग से पेजेस पे लिखते जाएंगे। पहले 6 पेजेस आपने स्पेयर कर लेने हैं रूल्स के लिए, और उसमें भी सिर्फ हमने पहला रूल लिखा था, एड ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरीज एज अ लाइन बाय लाइन आइटम। और इस रूल को हमने खाली लिखा नहीं, अप्लाई भी किया। हमने 2 कंपनीज पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को लिया और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसोलिडेट कर दिया। फिर कल जो आखिरी बात मैंने की थी वो थी एलिमिनेशंस की, कि क्या सारी ही चीजों को एसेट और लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन आइटम ऐड कर देना होता है या कुछ चीजों को एलिमिनेट भी करना होता है। तो एलिमिनेशन का कंसेप्ट सुने कि पेरेंट और सब्सिडरी अगर आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कर सकते हैं, करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इनमें बेतकल्फी पाई जाती है। तो ये ट्रांजैक्शन करते रहते हैं आपस में। पेरेंट को पैसों की जरूरत पड़ी, सब्सिडरी से ले लिए, सब्सिडरी को पैसों की जरूरत पड़ी, पेरेंट से ले लिए, पेरेंट को गुड्स की जरूरत पड़ी, सब्सिडरी से ले ली, सब्सिडरी को गुड्स की जरूरत पड़ी है, पेरेंट से ले ली, सब्सिडरी ने पेरेंट से वैसे कोई सर्विसेज ले ली, मार्केटिंग की, फाइनेंस की। तो ये गुड्स का, एसेट्स का, सर्विसेज का, कैश का गिव एंड टेक चलता रहता है पेरेंट और सब्सिडरीज के दरमियान। तो ये ट्रांजैक्शन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। पेरेंट और सब्सिडरी आपस में ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, लेकिन इन ट्रांजैक्शन के नतीजे में हो सकता है एक कंपनी का रिसीवेबल और दूसरे का पेबल अराइज हो जाए। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची, एक का पेबल है, दूसरे का रिसीवेबल है। सब्सिडरी ने पैसे देने हैं, पेबल, पेरेंट ने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल। दोनों अपनी अपनी बैलेंस शीट में इन बैलेंसेस को लिखेंगे और लिखना भी चाहिए। पेरेंट लिखेगा मैंने पैसे रिसीव करने हैं सब्सिडरी से, सब्सिडरी लिखेगा मैंने पैसे पे करने हैं पेरेंट को। दोनों अपनी जगह ठीक है, बट व्हेन वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इन रिसीवेबल और पेबल्स को बैलेंस शीट में लाने से होगा क्या, कि कितना अजीब होगा कि ग्रुप की जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे देखा जा रहा होता है। तो ये कितना अजीब होगा कि ग्रुप ये कहे कि हमने अपने ही आप से पैसे लेने हैं, या ग्रुप ये कहे कि हमने अपने ही आपको पैसे देने हैं। तो इट सीम्स इलॉजिकल। एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे लेने हैं, एक भाई का रिसीवेबल, दूसरे भाई का पेबल। लेकिन अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली ने कहीं किसी से पैसे लेने हैं? नहीं, वो तो आपस का मामला है, घर का। तो बिल्कुल इसी तरह पेरेंट ने सब्सिडरी से पैसे लेने हो सकते हैं, सब्सिडरी ने हो सकता है पेरेंट के पैसे देने हो, लेकिन जब ग्रुप की ओवरऑल की बात होगी तो ये कहना कि ग्रुप ने अपने ही आपसे पैसे लेने हैं और ग्रुप ने अपने ही आपको पैसे देने हैं, ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो इस पेएबल और रिसीवेबल को आपस में कॉन्ट्रा कर देंगे। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा जानते हैं ना सब आप? जी बच्चों, कॉन्ट्रा का पता है ना आपको? बच्चों, आर यू लिसनिंग? कॉन्ट्रा का पता है ना सबको? कैंसल, कॉन्ट्रा कहते हैं कैंसल को। हेलो, आर यू लिसनिंग? कॉन्ट्रा कहते हैं कैंसिल को। तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे हम।
कॉन्ट्रा मीन कैंसल। तो हम पेएबल और रिसीवेबल को जो आपस में पेएबल रिसीवेबल होंगे कैंसिल कर देंगे। बच्चों ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पेएबल रिसीवेबल की बात की। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की, पेरेंट के प्रॉफिट लॉस में आएगा कि हमने सब्सिडरी को चीजें सेल की हुई, सब्सिडरी के प्रॉफिट लॉस में आएगा कि हमने पेरेंट से परचेज की हुई है। तो दोनों के अपने अपने प्रॉफिट लॉस में तो आएगा कि हमने सेल की हैं या परचेज की हैं, लेकिन ग्रुप की जब कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस बनेगा तो ये अजीब होगा कि अगर ग्रुप ये कहे कि हमने अपने ही आप से चीजें परचेज की हैं, हमने अपने ही आपको चीजें सेल की हैं, इलॉजिकल बात है। तो ऐसी सेल और परचेज को भी आपस में कॉन्ट्रा कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रा मीन कैंसल। तो बच्चों इन्हीं चीजों को कहते हैं एलिमिनेशंस। एक का पेएबल दूसरे का रिसीवेबल, आपस में एलिमिनेट, एक की सेल दूसरे की परचेज, आपस में एलिमिनेट, कॉन्ट्रा। ठीक है, तो हमने कंसोलिडेशन में अब एलिमिनेशंस को फोकस करना है। ठीक है, ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 एग्जांपल दे दी, तीसरी एग्जांपल भी आपके सामने आने वाली है। बच्चों पेरेंट जो है पी लिमिटेड, इस क्वेश्चन पे आ जाएं, पी लिमिटेड एस लिमिटेड का पेरेंट क्यों बना? डेफिनेटली इसने शेयर एक्वायर किए होंगे। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मजीद ऐड करता हूँ कल वाले क्वेश्चन पे। दिस इज 31 दिसंबर फॉर एग्जांपल, 31 दिसंबर 2019। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने लगा कि पी लिमिटेड अक्वायर्ड, आप अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, 100% शेयर्स of S Limited at 1st January 2017. ले जी राबिया, जूम कर दिया मैंने बैलेंस शीट को। Now listen again. जी जमील मुमताज, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। एक्सेल शीट में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती लिखने की जो वन नोट पे होती है। ठीक है, जी बच्चों मैं कह रहा था कि पी लिमिटेड एस लिमिटेड का पेरेंट कैसे बना होगा? शेयर अक्वायर करके। क्या शेयर 100% अक्वायर करना जरूरी है? वैसे 100% अक्वायर करना जरूरी तो नहीं है। जी आहद जुबैर, मैं जानता हूं कि वन नोट बेहतर है कि एक्सेल बेहतर है। इस डिस्कशन को हमें जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल के ऊपर कभी भी लिखने की वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो सिर्फ क्वेश्चन हुआ हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ एक्सेल पे कि इस तरह से होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। जब तक क्वेश्चन करके नहीं दिखाएंगे अपने हाथों से तो वो बात नहीं बनेगी। जी 50% वोटिंग राइट होना जरूरी है, 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा हमें वोटिंग राइट मिल जाए तो हम पेरेंट बन जाएंगे। तो चलें 50% से ज्यादा हमारे पास, फॉर एग्जांपल 100% शेयर्स आ गए एस लिमिटेड के, तो हम बन गए पेरेंट। अब बच्चों ये एस लिमिटेड के शेयर कैसे एक्वायर किए होंगे? पैसे देके इन्वेस्टमेंट की होगी। तो यहाँ पे कल हमने एक लफ्ज लिखा था इन्वेस्टमेंट, अब मैं इसको लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट इन एस। तो पेरेंट ने जो 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई, किसमें की हुई है? सब्सिडरी में, सब्सिडरी के शेयर्स में, सब्सिडरी के शेयर एक्वायर किए होंगे ना। तो सब्सिडरी के शेयर ये नजर आ रहे हैं आपको। ये 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट असल में सब्सिडरी के शेयर में की हुई है। तो पेरेंट का अपनी बैलेंस शीट में ये कहना कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी के अंदर, तो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
और एस लिमिटेड का अपनी बैलेंस शीट में ये कहना कि हमने पेरेंट को शेयर इशू किए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं रिपीट करता हूं कि पेरेंट का अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखने का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी में, और सब्सिडरी ने शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट में ये कह रही है कि हमने पेरेंट को शेयर इशू किए हुए हैं, तो दोनों अपनी बैलेंस शीट में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन व्हेन वी प्रिपेयर ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, व्हेनेवर वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे देखा जाता है। ये समझा जाता है कि ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है। तो फिर ग्रुप का ये कहना कि हमने अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है या हमने अपने ही आप को शेयर इशू किए हुए हैं, इतना इलॉजिकल होगा, तो इसको भी एलिमिनेट करना चाहिए। देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को तो कंसोलिडेट किया था कल 140, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी 70 की। क्या लिखूं इन्वेस्टमेंट? अब बताएं, लिखूं मैं इन्वेस्टमेंट? लिख दूं? अरे लिख दूं ना? नहीं लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम क्या ये कहना चाहते हैं अपनी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट किए? हम नहीं लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, हम नहीं लिखेंगे, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। तो हम रूल नंबर 2 लिखेंगे। अब जो याद रखने वाली बातें हैं, रूल नंबर 2, मैंने कहा था कि रूल अब जितने भी लिखेंगे वो रूल नंबर 1 की इनफैक्ट उलट होंगे कि हाँ, हर चीज को लाइन बाय लाइन आइटम हमने एडअप नहीं करना। तो रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, investment by parent in subsidiaries ordinary share is eliminated। हम पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी सब्सिडरी के ऑर्डिनरी शेयर में, इसको हमेशा एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे हम। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 में क्या लिखा था कि नहीं नहीं, सारे एसेट और लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन आइटम ऐड कर दें। हाँ कर दें, सिवाय इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट को कभी भी लाइन बाय लाइन आइटम ऐड नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो एलिमिनेट करना है। गॉट इट? इन्वेस्टमेंट को सिंपली लाइन बाय लाइन आइटम ऐड नहीं करना, इसको एलिमिनेट कर दें। अब इससे आगे की कहानी कुछ यूं है कि 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। बच्चों मुझे एक बात बताएं, छोड़े पेरेंट को, आप सब्सिडरी की बैलेंस शीट को बगौर देखें। इस कंपनी को अगर मैं आज खरीदना चाहूं, एस लिमिटेड को मैं अगर आज खरीदना चाहूं, तो कोई मुझे मशवरा तो दे, कितने का खरीदूं? आप मशवरा देंगे मुझे मैं कितने का खरीदूं? 75 का कि 65 का? ये 75 में और 65 कहां से देख के बता रहा हूं? ये फिगर मैंने कहां से देखी, आप खुद समझें। तो प्यारे बच्चों, अब्दुल्ला और उसामा, आप दोनों का जवाब गलत है, तो बगौर सुने। जब आप किसी कंपनी को, सैयद दिबाज आपका आंसर भी बिल्कुल गलत है, तो बात को बगौर सुनिएगा कि जब हम किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं तो ये नहीं देखते उसके एसेट्स कितने हैं, बल्कि ये देखते हैं उसके नेट एसेट्स कितने हैं। अरे वाह, एसेट्स और नेट एसेट्स फर्क क्या है? एसेट्स तो हैं 75। अगर मैं इस कंपनी को अक्वायर करूं, सब्सिडरी को, एस लिमिटेड को, कि इसके एसेट्स तो 75 हैं, लेकिन इसकी लायबिलिटीज किसने पे करनी है? अगर मैंने ये कंपनी अक्वायर कर ली तो इसकी लायबिलिटीज भी मुझे पे करनी पड़ेंगी। 10 मिलियन की तो लायबिलिटी है,
5 की नॉन करंट और 3 और 2 फिर 5, 10 मिलियन टोटल। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसकी 75 मिलियन के एसेट्स हैं तो 75 मिलियन के उसको खरीदना, नहीं, इसके 75 के एसेट है तो 10 की लाइबिलिटी भी है। तो हमें इक्विटी, इक्विटी मीन नेट एसेट्स, बच्चों ये इक्विटी है 65, इस इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं। इस इक्विटी को नेट एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये बात है अकाउंटिंग के बचपन की। अकाउंटिंग जब पहली दफा आप पढ़ते हैं आपको ये इक्वेशन सिखाई जाती है कि ऑल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। और अगर मैं इक्विटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते तो क्या आएगा? इक्विटी। और इक्विटी को इसीलिए तो नेट एसेट्स कहते हैं कि एसेट में से लायबिलिटी माइनस करते हैं, नेट एसेट्स मीन इक्विटी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो दोबारा सुने। आप जब किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं ये नहीं देखते कि उसके एसेट्स कितने हैं, और भाई जितने एसेट्स हो अगर उतनी ही लायबिलिटी हो तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब है हम एसेट्स को नहीं देखते, हम नेट एसेट्स को देखते हैं कि मैं इस कंपनी को 65 मिलियन का खरीदूं तो ठीक है, हालांकि एसेट तो 75 के हैं लेकिन 10 की लायबिलिटी भी तो है, तो 65 मिलियन का खरीदेंगे, 75 का नहीं। गॉट इट? ये पॉइंट सबको समझ आ गया? लेकिन लेकिन अब अगली बात सुने। आपका ये बिजनेस है एस लिमिटेड, मैं आपसे ये बिजनेस खरीदने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ ये बिजनेस मुझे बेच दो, अपना ये बिजनेस मुझे दे दो। तो आप कहते हैं ठीक है पैसे दो ले लो। तो मैंने कहा आप 65 मिलियन मैं दूंगा, आपके नेट एसेट्स 65 मिलियन के हैं। आप कहते हैं हाँ नेट एसेट्स तो 65 मिलियन के हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे बिजनेस की एक रिप्यूट है, एक नाम है, एक गुडविल है। अगर आप इस तरह का बिजनेस बना लें 65 मिलियन लगाकर तो वो प्रॉफिट नहीं होंगे जो हमारे हैं, क्योंकि हमारा एक नाम डेवलप हो चुका है, हमारी एक रिप्यूट डेवलप हो चुकी है, हमारी एक कस्टमर लॉयल्टी डेवलप हो चुकी है, कस्टमर हमारे पास आता है, हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो मैं 65 मिलियन का बिजनेस 65 मिलियन में नहीं बेचूंगा। मैंने कहा तो आपने कहा 75 का बेचूंगा, 70 का बेचूंगा, 80 का बेचूंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप मुझसे मांग रहे हैं और अगर मैं दे देता हूं तो उसको हम कहेंगे गुडविल। अगर यही 65 मिलियन वाला बिजनेस मैं 70 मिलियन में अक्वायर कर लूं, 70 मिलियन का अक्वायर किया मैं, अगर यही 65 मिलियन वाला बिजनेस मैं 70 मिलियन में अक्वायर कर लूं तो इसका मतलब है आई एम पेइंग 5 मिलियन एक्स्ट्रा। I am paying 5 million extra, and this 5 million extra payment is called for goodwill. Why I am paying extra? मैं क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं? क्योंकि आपके बिजनेस की गुडविल है। तो गुडविल भी एक एसेट है। गुडविल क्यों एसेट है जी? हर वो चीज एसेट है जो फ्यूचर में बेनिफिट दे। एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से? एनी रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटिटी। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं ना? Any resource controlled by entity from which future economic benefits are expected to flow to entity। तो हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो एसेट है। तो ये गुडविल भी एसेट है। गुडविल ने क्या बेनिफिट देना है? गुडविल की वजह से बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा ना फ्यूचर में भी, एक नाम है। तो हम इन्वेस्टमेंट को तो एलिमिनेट करेंगे लेकिन इसकी जगह हम गुडविल लिखेंगे। Investment by parent in subsidiary ordinary share is eliminated and replaced by rule number 2 पूरा करें जी, अब rule number 2 पूरा नहीं हुआ था, and replaced by goodwill if any।
एक बहुत से प्यारे बच्चे का बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है कि गुडविल पी लिमिटेड ने क्यों नहीं लिखी हुई। एक बात तो बताएं, अभी हम जो सारी बात कर रहे थे वो गुडविल किसकी बात कर रहे थे, पी की थी कि एस की थी? जिसको अक्वायर करना है वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है ना, तो ये गुडविल किसकी है, पी की कि एस की? अरे 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 शर्जील खान, सब्र तो करें, गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। आहद जुबैर, आहद जुबैर, जरा गौर करें, ये गुडविल पेरेंट की नहीं है, ये गुडविल सब्सिडरी की है। देखो, मैं सारी कहानी दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। मैं पी लिमिटेड, आप है एस लिमिटेड। मैं आपके बिजनेस को अक्वायर करना चाहता हूं, आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं किस चीज के एक्स्ट्रा पैसे, आप कहते हैं हमारे बिजनेस की गुडविल है। तो मैं पे लिमिटेड आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं आपका बिजनेस अक्वायर करने के लिए, क्योंकि आपकी गुडविल है। तो गुडविल तो सब्सिडरी की है, पेरेंट की कहां से आ गई? पेरेंट उस गुडविल के बदले में पैसे दे रहा है, लेकिन गुडविल है किसकी? एस की। पेरेंट अक्वायर्ड सब्सिडी कह रहे हैं। हाँ, आहद जुबैर इस तरह से कह लें, जिस तरह से कह लें। सर इन्वेस्टमेंट, ओसामा का क्वेश्चन देखिए कितना खूबसूरत है। सर इन्वेस्टमेंट अगर सब्सिडी में ना हो तो कंसोलिडेट करेंगे। अरे वाह, कल वाली सारी डिस्कशन को आपने कुएं में फेंक दिया। जब सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट ही ना हो तो सब्सिडी भी ना हो, और जब सब्सिडी ना हो तो कंसोलिडेट क्यों हो? गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। और जब वो है ही नहीं सब्सिडी, तो फिर कंसोलिडेशन क्यों हो? उसामा शहजाद, क्या कहते हो? आप कह रहे हो सब्सिडी नहीं, और सब्सिडी नहीं, फिर कंसोलिडेशन क्यों करनी है हमने? अरे ओ सामा, ओके। नाउ लिसन, हसीब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गुडविल पी लिमिटेड ने क्यों नहीं लिखी। अब हसीब को समझ आ गया। आपका क्वेश्चन तो होना चाहिए था कि गुडविल सब्सिडी ने क्यों नहीं लिखी। तो सब्सिडी ने भी गुडविल इसलिए नहीं लिखी कि जब गुडविल एक एक होता है ना एक्स फैक्टर, जिसको हम कहते हैं एक्स फैक्टर, समझते हैं ना यार, जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सब्सिडी के पास एक ऐसा एसेट है जो उसको नजर नहीं आ रहा, टेंजिबल नहीं है, रिप्यूट, गुडविल। तो सब्सिडी ने इसलिए नहीं लिखा, पेरेंट ने जब एक्स्ट्रा पैसे दिए तो वो लिखेगा। और मैं एक दफा अब ये टेक्निकली बात ये कर दूं कि गुडविल कभी भी ना पेरेंट की बैलेंस शीट में आएगी ना सब्सिडी की बैलेंस शीट में आएगी। गुडविल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगी, बस, दैट्स इट। गुडविल कभी भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती, ना पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। गुडविल आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है। क्या बात है मोहम्मद सलीम। अच्छा, अब सुने मेरी बात, सुने, गौर से सुने।
गौर से सुने, ये पेरेंट ने सब्सिडरी को अक्वायर कब किया था? इंफॉर्मेशन नंबर पढ़े ना, इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन नंबर 1। ये अक्वायर किया था 2017 में। 3 साल हो गए बच्चों, आज 2019 है, कितने साल हो गए? 3 साल। 2017 पूरा गुजर गया, 2018 पूरा गुजर गया, 2019 पूरा गुजर गया। तो 3 साल पहले पेरेंट ने सब्सिडी को अक्वायर किया था, 3 साल पहले। ठीक है। अच्छा, अभी आप शायद जुबानी एक कैलकुलेशन की कोशिश कर रहे होंगे कि पेरेंट ने 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी में जिस कंपनी के नेट एसेट्स 65 मिलियन के हैं, तो इट इज पेइंग 5 मिलियन एक्स्ट्रा टू सब्सिडरी। ये 5 मिलियन पे कर रहा है एक्स्ट्रा, तो ये 5 मिलियन गुडविल है। नहीं, हमें गलती कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि गुडविल 5 मिलियन है तो आप गलती पे हैं जनाब। 5 मिलियन गुडविल नहीं है। क्यों? ये 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्या आज की है? नहीं, ये तो 3 साल पहले की थी। लेकिन ये 65 मिलियन के नेट एसेट्स आज के हैं। इन्वेस्टमेंट 70 मिलियन 3 साल पुरानी है, तो 3 साल पुराने नेट एसेट देखे जाएंगे ना कि उस वक्त कितने नेट एसेट्स थे। उस वक्त जब 70 मिलियन पे किया था उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे, ये देखा जाएगा ना हसीब। तो फिर 3 साल पहले के नेट एसेट्स हमें क्वेश्चन में बताए जाएंगे क्या। एट इंफॉर्मेशन नंबर 2 ऐड कर रहा हूं, एट एक्विजिशन डेट रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी एस लिमिटेड, सब्सिडरी का नाम है एस लिमिटेड, वर 7 मिलियन। तो जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को, पी ने एस को अक्वायर किया, उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी? 7। आज कितनी है? 20। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? हमें सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग बता रहे, हमें तो इक्विटी बताता, नेट एसेट्स बताता कि उस दिन कितने थे। नेट एसेट्स या इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखें जरा, बॉक्स को देखें। नेट एसेट्स या इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका है शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन अर्निंग। हमें सिर्फ रिटेन अर्निंग बता रहा है एट एक्विजिशन डेट की, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्यों नहीं बता रहा? तो पता क्यों नहीं बता रहा? वो इसलिए नहीं बता रहा क्वेश्चन बनाने वाला, क्योंकि उसको लगता है कि स्टूडेंट ज़हीन है, कि स्टूडेंट्स को पता है कि जब सब्सिडरी एक दफा अक्वायर हो जाए उसने मजीद शेयर तो इशू करना ही नहीं। तो सब्सिडरी ने एक्विजिशन के बाद अब तक कोई मजीद शेयर इशू नहीं किए होंगे। जब सब्सिडरी ने एक्विजिशन डेट से आज तक कोई मजीद शेयर इशू नहीं किए, तो शेयर कैपिटल जो आज है वही एक्विजिशन डेट पे होगा, जो शेयर प्रीमियम आज है वही एक्विजिशन डेट पे होगा। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में कोई डेली चेंज नहीं आता, बल्कि सब्सिडरी जब अक्वायर हो जाए, पेरेंट के कब्जे में आ गई, अब सब्सिडरी ने शेयर इशू करना ही नहीं। जब सब्सिडरी ने मजीद कोई शेयर इशू नहीं किए, तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो आज हमें नजर आ रहा है 30 और 15, एक्विजिशन डेट पे भी वही होगा। हाँ, रिटेन अर्निंग चूंकि प्रॉफिट्स को कहते हैं, रिटेन अर्निंग का पता ना सबको, आप सबको पता है रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कहते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो डेली चेंज होंगे ना, वो तो ओवर द ईयर चेंज होते रहेंगे। तो रिटेन अर्निंग आज जो है वो 3 साल पहले नहीं हो सकती। तो इसलिए क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग स्पेसिफिकली बताई जाती है कि जब पेरेंट ने सब्सिडरी को अक्वायर किया था उस वक्त उसके रिटेन अर्निंग क्या थी। तो बच्चों, अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 को बगौर पढ़ते हुए बताइएगा उस कंपनी के सब्सिडरी के एस के नेट एसेट्स कितने थे एट एक्विजिशन। हरियम, आप बताएंगे मुझे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे एट एक्विजिशन, सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे एट एक्विजिशन, सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे एट एक्विजिशन। जी 52 इज द राइट आंसर। आहद जुबैर का आंसर ठीक है, हसीब का आंसर गलत हो गया।
जी, अब्दुल्ला अहमद का भी आंसर ठीक है, राबिया का आंसर भी ठीक है। नाउ यू सी मी। अब देखें जनाब, उस वक्त उसका शेयर कैपिटल कब, एक्विजिशन डेट, एसी क्यों लिख रहा हूं, एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट कब, यानी कि 2017, 2017, 2017। शेयर कैपिटल कितना था, वही है, वही जो आज है 30, वही होगा एट एक्विजिशन डेट। शेयर प्रीमियम आज, आज बच्चों आज को कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। आज की डेट को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग डेट। जिस दिन हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करने का मतलब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आज की डेट को कहेंगे रिपोर्टिंग डेट। जिस दिन एक्वायर किया था उसको कहेंगे एक्विजिशन डेट। तो शेयर कैपिटल जो रिपोर्टिंग डेट पे है वही एक्विजिशन डेट पे था, शेयर प्रीमियम जो रिपोर्टिंग डेट पे है वही एक्विजिशन डेट पे था। लेकिन रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट पे 20 है, रिपोर्टिंग डेट आज की डेट रिपोर्टिंग डेट पे 20 है, लेकिन एक्विजिशन डेट पे कितना था, ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 में बताया हुआ 7 मिलियन। तो मतलब ये हुआ कि जब हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया था उसके नेट एसेट्स कितने थे, 52। और हमने कितने पैसे देके एक्वायर किया था, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, हमने इन्वेस्टमेंट की थी 70 मिलियन की, और उसके बदले में हमें मिला क्या, 52। इट मींस वी पेड 18 मिलियन गुडविल। गॉट इट, we have paid 18 million goodwill to acquire subsidiary। तो गुडविल जो बजाहिर हमें 5 की उस वक्त नजर आ रही थी, 5 की नहीं है। मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ कि 5 की कैसे नजर आ रही थी, हमें ये लग रहा था कि 70 की इन्वेस्टमेंट की और नेट एसेट 65 है। नहीं, ये नेट एसेट 65 के आज हैं। जब अक्वायर किया था उस वक्त नेट एसेट्स कुछ और थे। उस वक्त नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया वो 52 थे, and at that date we paid 70 million to acquire the subsidiary, so we paid 18 million extra to acquire 18 million, which is extra amount is called goodwill। अब मैं 18 मिलियन को बैलेंस शीट के फेस पे लिखूंगा क्या, गुडविल, और उसकी वर्किंग करके मैंने वर्किंग का रेफरेंस कोई दे देना है, 18 मिलियन की गुडविल है। अब रूल नंबर 2 दोबारा समझे, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरीज ऑर्डिनरी शेयर इज एलिमिनेटेड। हमने 70 मिलियन बैलेंस शीट में नहीं लिखना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 70 मिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखनी, और रिप्लेस कर देना है इसको गुडविल से, इफ एनी, अगर कोई होगी गुडविल। इफ एनी क्यों लिखा है मैंने रूल्स के अंदर, बच्चों जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गुडविल आए भी। वैसे नॉर्मली गुडविल होती है एग्जामिनर क्वेश्चन में, लेकिन प्रैक्टिकली हर सिनेरियो में गुडविल हो जरूरी नहीं है। कि अगर मैं ये कहूं कि 52 मिलियन का, 52 मिलियन का बिजनेस में 52 मिलियन में ही खरीद लेता तो गुडविल ना होती। तो गुडविल जब नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए इफ एनी का वर्ड लिखा कि अगर कोई गुडविल है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। चले, नाउ लिसन, क्या ये जरूरी है, अरे वाह, आहद जुबैर ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आहद जुबैर, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसका जवाब मैंने देना है अगले हफ्ते, ठीक है, वो हम तरतीब में पढ़ेंगे ना, फिर वो बातें करेंगे। हाँ राबिया, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपने तो बिल्कुल सही जज किया। हमें गुडविल प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी, ये हमेशा हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ छोटा सा सिनेरियो होगा 2 से 3 नंबर का, कि लें जी ये डाटा है, गुडविल कैलकुलेट करें। नाउ लिसन, लिसन 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 बच्चों, इस कंपनी को जिसको हमने अक्वायर किया, 52 मिलियन के नेट एसेट्स थे, हमने कितने परसेंट शेयर अक्वायर किए थे इस बिजनेस के, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ ये लिखा हुआ है, कितने परसेंट, 100% शेयर्स।
बच्चों ये 100% शेयर अक्वायर किए थे, तो 52 मिलियन के सारे एसेट्स मेरे 52 का 100%, इसलिए 52 लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर मैं थोड़ी देर को एज्यूम कर लूं कि मैंने अगर 80% शेयर अक्वायर किए होते तो मैं 80% से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिखता कि फॉर एग्जांपल 52 मिलियन के एसेट्स तो हैं लेकिन सारे मेरे तो नहीं है। मैं पेरेंट बन के सोच रहा हूँ सारे हमारे तो नहीं है, हमारे हिस्से में तो आएंगे 80%, यानी कि 41.6 मिलियन। कैलकुलेट करके देखें 52 का 80%, 41.6 मिलियन। फिर मैं 70 मिलियन में से माइनस करता तो मेरे पास गुडविल आती 28.4 मिलियन। गॉट इट? तो चूंकि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हम 100% के मालिक हैं, तो हमने 52 पूरा लिखा। लेकिन अगर यूं होता कि हम 70% के, 80% के, 90% के मालिक होते तो फिर हम 52 पूरा ना लिखते। तो क्यों ना मैं क्वेश्चन में चेंज करूं ताकि मजा आए क्वेश्चन करने का। तो मैं कल वाली बात में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कि फॉर एग्जांपल हमने 80% शेयर अक्वायर किए, 80% शेयर अक्वायर किए, तो बच्चों फिर 52 का 100% नहीं लेना, हमने 52 का फिर 80% लेना। हमने 52 नहीं लेना, 52 का 80% लेना है। 52 का 80% बनता है 41.6 मिलियन। इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन अभी नोट ना कीजिएगा। अब ये बना 70 माइनस दिस 28.4, 28.4 की गुडविल में बैलेंस शीट के फेस पे लिखूंगा। क्लियर बच्चों? नाउ गॉट इट? अब बात समझ आई? तो अगर 100% शेयर होते तो फिर 52 पूरा ही लिख देता, लेकिन क्या अब 52 के सारे नेट एसेट्स का मालिक बन गया हूं मैं? नहीं, मेरे इससे तो 80% आएंगे, मैं तो 80% का मालिक हूं। ठीक है बच्चों? बच्चों जवाब दें, ठीक है? बच्चों जरा गौर करें, अब भी रूल नंबर 1 अपनी जगह कायम और दायम है। यानी कि अब भी हमने पेरेंट और सब्सिडरी के तमाम एसेट्स को एज अ लाइन बाय लाइन आइटम ऐड किया। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि हम 70% के मालिक हैं कि 80% के मालिक हैं कि 90% के मालिक हैं या 60% के मालिक हैं कि 100% के मालिक हैं। पेरेंट और सब्सिडरी के तमाम एसेट और तमाम लायबिलिटीज लाइन बाय लाइन आइटम ऐड होने हैं। जरा गौर करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक फिगर के ऊपर एग्जांपल देके बात करता हूं। अगर 100% के मालिक थे तब भी 100 और 40 140 किया था। अब 80% के मालिक हैं तब भी 100 और 40 140 किया। अगर 60% के मालिक होते तब भी 100 और 40 140 ही करते। अगर 51% के मालिक होते तब भी 100 और 40 140 ही करते। तो यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने परसेंट के मालिक हैं। अगर हमारे हाथ में कंट्रोल है, अगर हम पेरेंट हैं, तो हम सब्सिडरी के तमाम एसेट और तमाम लायबिलिटीज को अपने एसेट और लायबिलिटी में ऐड करेंगे, चाहे हम 51% के मालिक हो या 100% के मालिक हो। हाँ, सिर्फ फर्क पड़ेगा गुडविल की वर्किंग पे। गुडविल की वर्किंग पे, गुडविल की वर्किंग पे फर्क पड़ेगा। गुडविल की वर्किंग पे फर्क पड़ेगा कि अब एसेट सारे के सारे 100% हमारे पास नहीं आए। 52 मिलियन एसेट थे एट एक्विजिशन, पहले तो ये कैलकुलेट किया, और इसका 80% हमारे पास आए तो हम 41.6 मिलियन के मालिक बने। तो इसके बदले में हमने पे जो की है वो गुडविल है 28.4। इज इट क्लियर नाउ? अब बात थोड़ी टेक्निकल हो गई ना, लेकिन फिर भी क्लियर है, आपको समझ आ गई सबको? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? किसकी वजह पूछ रहे हैं दिबाज साहब, मिस्टर देवाज?
किसकी वजह पूछ रहे हैं? कि प्रॉपर्टी प्लांट इंक्रीमेंट क्यों, पता है क्या दिबाज साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हम 100% तो मालिक नहीं है, तो फिर पूरे के पूरे 40 मिलियन क्यों ऐड कर दिए? क्वेश्चन तो अच्छा है इसका। बच्चों जरा गौर करें। हाँ हाँ बताता हूँ। बच्चों जरा गौर करें, हमने ऊपर कैप्शन दिया है ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ग्रुप के एसेट्स लिखने हैं। ग्रुप में सब्सिडरी के एसेट्स पूरे आएंगे क्योंकि सब्सिडरी पूरी की पूरी ग्रुप का पार्ट है। हम ग्रुप की बैलेंस शीट बना रहे हैं, ग्रुप की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ग्रुप के सारे एसेट्स आएंगे। फिर आपके माइंड में आएगा कि गुडविल में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? गुडविल तो क्या कैलकुलेट कर रहा है पेरेंट के, हमने कितने पैसे दिए और उसके बदले में मिला क्या। तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हमें प्रोपोर्शन लेनी पड़ेगी कि हम कितने परसेंट के मालिक हैं, बाकी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन आइटम ऐड किया जाएगा। सिंपली क्लियर दिबाज? आर यू क्लियर नाउ? That's fine. Now let's move forward. Now you see me. रूल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब जरा बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट को टोटल करते हैं, देखते हैं टैली होती है कि नहीं। 140 प्लस 28.4 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 30। जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टोटल आ गया 303.4। 303.4। ठीक हो गया। अब बच्चों मुझे एक बात तो बताएं, हमने एसेट्स को कंसोलिडेट कर दिया सिवाय इन्वेस्टमेंट के, लाइबिलिटीज को कंसोलिडेट कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट इक्विटी? इक्विटी के बारे में क्या करें? 100 में 30 ऐड कर दूं? ये 30 के शेयर पेरेंट ने, सॉरी सब्सिडी ने किसको इशू किए हुए? पेरेंट को। शेयर प्रीमियम भी इन्हीं शेयर जो इशू किए हैं पेरेंट को, इसी के ऊपर प्रीमियम चार्ज किया हुआ है। तो चूंकि ये इक्विटी किसको इशू की हुई है? पेरेंट को। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ग्रुप का ये कहना कि ये हमने शेयर अपने ही आपको इशू किए हुए, अगेन इलॉजिकल है। तो इसको भी एलिमिनेट करना है। अब मैं एरो बना के आपको समझाता हूँ। ये जो 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये पेरेंट ने की हुई है सब्सिडरी के शेयर्स में, उधर से 70 एलिमिनेट किया है, इधर से इक्विटी भी एलिमिनेट करे ना। उधर से 70 एलिमिनेट किया है, इधर से इक्विटी भी एलिमिनेट कर दे। 70 क्यों एलिमिनेट किया था? कि अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये फील जाएगा कि ग्रुप ने अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इक्विटी भी इसी वजह से एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये फील जाएगा अदरवाइज कि हमने अपने ही आपको शेयर इशू किए हुए हैं, ये भी एलिमिनेट करते हैं। तो ये एलिमिनेट करना है तो रूल नंबर 3 लिखेंगे आप। नहीं जी, रूल नंबर 3 लिखे। अरे जमील सब्र तो करो, हसीनो जमील सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, सुनते जाएं। In consolidated statement of financial position, SFP stand for statement of financial position. Share capital and share premium. Share capital and share premium of parent only will be reported. इस शेयर में शायर कहता है कि पेरेंट की कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का नजर आएगा। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कंसोलिडेट
नहीं होगा, एलिमिनेट जो कर देना है। तो जरा देखें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नक्शा। शेयर कैपिटल कितना लिखूं? सिर्फ 100 का। शेयर प्रीमियम कितना लिखूं? सिर्फ 30 का, पेरेंट का, सॉरी 30। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का। ठीक हो गया बच्चों? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम नहीं लिखेंगे हम। रूल बना दिया हमने, रूल है। ठीक हो गया बच्चों? हाँ, ये बात समझ आ गई। रिस्पॉन्स तो दे दिया करें, जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि मुझे तसल्ली हो मेरे बच्चों को समझ आ रही है। तो बच्चों, ये रूल की वर्डिंग देखें। ये रूल किस चीज का रूल था? सिर्फ शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का। रिटेन अर्निंग की बात अभी नहीं की। अब रिटेन अर्निंग की बात करने लगे। जरा तवज्जो से बात को सुने। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैं देता हूं अभी 2 मिनट में। बच्चों, आज मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बन जाऊं, छोड़े कंसोलिडेशन को, एक सिंपल से एक क्वेश्चन आपसे पूछने लगा। आज मैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, तो मैं आपको आके कहता हूँ डू यू वांट अ पार्टनर? आपने कहा चल ठीक है आ जा। तो आज से मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बन गया। लेट्स से 30% का, 40% का, 50% का, वट एवर द परसेंटेज इज। जी फैसल साहब, ये दूसरा लेक्चर है, ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्ट ना किया करें प्लीज। और वो भी जब मैं पूरा टेम्पो पकड़ता हूं तो आप इंटरप्ट ना किया करें। कहाँ था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं कहूं कि मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता हूँ, 30, 40, 50% का, वट एवर द रेट इज। आज बच्चों डेट है 5 सितंबर। आप आज से पहले जो प्रॉफिट कमा चुके हैं उसमें से मुझे कोई हिस्सा देंगे? क्यों नहीं देंगे यार, मैं आपका टीचर हूं। और थोड़ी बहुत रियायत नहीं करेंगे मेरे साथ? बड़े कंजूस लोग हैं यार। क्यों नहीं देंगे यार? खैर, बिजनेस में कोई उस्ताद नहीं होता। अब्दुल्ला अहमद कहता है कि आपने एफर्ट नहीं की। कौन सी एफर्ट करवाना चाहते हो? मैं हर एफर्ट करने को तैयार हूं। हाँ, सलीम ने कहा आज के बाद जो कमाएंगे वो आधा आधा है। आज वाले आज तक के प्रॉफिट पे कोई नजर ना रखें। राबिया कह रही है आप पहले क्यों नहीं आ गई? ठीक है जी। जी माशाल्लाह, आप सारे ही ज़हीन हैं। आपने सही जवाब दिया, बल्कि आपने साफ जवाब दिया। ये कहना चाहिए।
तो बच्चों गौर से सुने, आज के बाद जो आप कमाएंगे ना उसमें मेरा हिस्सा होगा। और ये मैं क्वेश्चन की हद तक नहीं कह रहा सिर्फ आज के बाद आप जो भी कमाएंगे ना उसमें मेरा हिस्सा होगा। देखिए, पेरेंट ने ना सब्सिडी को अक्वायर कब किया? कब अक्वायर किया? 1 जनवरी 17 को। 1 जनवरी 17 को जब अक्वायर किया, उस दिन तक जितने प्रॉफिट थे सब्सिडरी के उसमें पेरेंट का कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, उस दिन के बाद सब्सिडरी जो कमाएगी उसमें 80% पेरेंट का है। वेरी इंटरेस्टिंग। पेरेंट ने कितना अक्वायर किया सब्सिडरी को? 80%। देखिए, 2014, 15, 16 के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है। हम पार्टनर बने हैं, हम बिजनेस के मालिक बने हैं 2017 से। हम मीन पेरेंट बन के सोचें। हमने सब्सिडी को अक्वायर किया 1 जनवरी 17 से। 1 जनवरी 17 के बाद सब्सिडी ने जो कुछ कमाना है उसका 80% हमारा प्रॉफिट है। तो मैं जरा ये स्क्रीन को जरा गौर से देखें। इसी स्क्रीन पे कैलकुलेशन मौजूद है जो मैं आपसे पूछने लगा हूं कि सब्सिडी ने एक्विजिशन के बाद कितना कमाया। करिए, कैलकुलेट करें। जब से हमने सब्सिडी को अक्वायर किया, सब्सिडी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? जब से 13। अरे वाह, अरे वाह, आप तो सब जीनियस हैं। आपके साथ तो बड़ा मजा आएगा कंसोलिडेशन करके। आप तो सब के सब जीनियस हैं। जिस दिन सब्सिडी को अक्वायर किया उसकी रिटेन अर्निंग 7 थी, आज 20 है। 7 से 20 हुई, यानी कि सब्सिडी ने उस दिन से लेके आज तक 13 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इस 13 में से ना 80% हमारा है। क्यों? हम 80% के मालिक है ना, 80% शेयर हमारे पास है। लेकिन 7 मिलियन में कोई हमारा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसी जैसे आपने मुझे इनकार किया प्रॉफिट देने को। 7 मिलियन में कोई हमारा हिस्सा नहीं है। 7 मिलियन एक्विजिशन से पहले का था। देखें रिटेनिंग कैसे लिखने लगा हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखें, रिटेनिंग कैसे लिखने लगा हूं। पेरेंट की अपनी रिटेनिंग तो आएगी 80 मिलियन। पेरेंट की अपनी रिटेनिंग आएगी 80 मिलियन। अस्सलाम वालेकुम जी सर। नहीं, मेरी क्लास हो रही है। खैरियत? आप कर लें, मेरी क्लास हो रही है। पेरेंट का अपना प्रॉफिट 80 मिलियन और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। लफ्ज देखिए मैंने क्या यूज किया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एक्विजिशन के बाद का, पोस्ट कहते हैं बाद, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जब से अक्वायर किया उस दिन के बाद का प्रॉफिट 13। और सारा हमारा नहीं है 13 में से 80% हमारा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 13/80%, 10.4 और 80, 90.4, 90.4। 80 पेरेंट का तो पेरेंट का ही है। जो पेरेंट का प्रॉफिट है वो तो पेरेंट का ही है, वो तो ग्रुप का है ही है। लेकिन जो सब्सिडरी का भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें से भी 80% पेरेंट का है। गॉट इट? अब इसके ऊपर भी एक रूल लिखते हैं। पहला रूल हमने लिखा था एसेट्स के लिए, दूसरा लिखा था इन्वेस्टमेंट के लिए, तीसरा लिखा था शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के लिए। रिटेन अर्निंग का तो रूल नहीं लिखा हमने, तो रिटेन अर्निंग का रूल लिखते हैं। ग्रुप रिटेन अर्निंग, ऐसी रिटेन अर्निंग को हम कहेंगे ग्रुप की रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग टू बी अपेयर्ड इन CSFP। CSFP का मतलब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
group returning to be appeared in CSFP will be the sum of, will be the total of 100% of parent. पेरेंट की तो अपनी पूरी की पूरी आएगी, प्लस होल्डिंग परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज 60% होल्ड किया हुआ है, 70% होल्ड किया हुआ है, 80%, 90%, 100%, जितना हमने होल्ड किया हुआ है। इस क्वेश्चन में कितना होल्ड किया हुआ है? 80%। होल्डिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। बच्चों पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का लफ्ज समझ आ गया? एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट, पहले वाला नहीं, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट, और वो भी सारा का सारा नहीं लेना, उसको होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। 60%, 70%, 80%, जितने के हम मालिक हैं, लेकिन पेरेंट का अपना 100% ही ऐड होगा। गॉट इट? ये रूल समझ आ गया? ये चौथा रूल था। तो अब आप रूल्स के पेजेस पे रूल लिखते जाएंगे। 4 रूल हम कल से लिख चुके हैं अभी तक, तो इस तरह डेली 2-3 रूल हम लिखते जाएंगे। तो यूं अब हमारी बैलेंस शीट भर गई है, लग रहा है कि कंप्लीट हो गई है। लेकिन एक बच्चे का ना क्वेश्चन था, वो मैंने होल्ड कर दिया था, अब मैं उसका जवाब देने लगा। उस बच्चे ने ये कहा था कि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 30 मिलियन, सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम 15 मिलियन। ये हमने एलिमिनेट जब किया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ये क्यों किया है उसकी वजह तो मैंने बताई थी, क्योंकि ये पेरेंट को इशू किया हुआ है। लेकिन बच्चे का क्वेश्चन ये नहीं था कि क्यों किया हुआ है, बच्चे का ये क्वेश्चन था कि 80% पेरेंट को इशू किया हुआ है, तो 80% एलिमिनेट करते ना। आहा, क्या बात है। दोबारा दोबारा सुने। सब्सिडरी ने ये 30 और 15, ये शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी हमने क्यों एलिमिनेट किया है? क्यों कर दिया एलिमिनेट? क्योंकि पेरेंट को इशू की हुई है। तो क्या मुंह दिखाते बैलेंस शीट का? क्या मुंह दिखाते बैलेंस शीट का कि हमने अपने ही आपको शेयर इशू किए हुए? तो ये लॉजिकल होता। लेकिन बच्चे का क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, और मुझे नाम भूल गया किस बच्चे ने यहाँ पे लिखा था अभी, कि 80% पेरेंट को इशू किया हुआ ना, 80% एलिमिनेट करते। हमने क्या किया? पूरा का पूरा 100% एलिमिनेट कर दिया। है ना बात? बात तो लॉजिकल है। और बात समझ आई है? क्वेश्चन समझ आया बच्चे का? तो सुने, 80% शेयर पेरेंट के पास है, 20% शेयर किसके पास है? आम जनता के पास, जनरल पब्लिक के पास। ये जो जनरल पब्लिक है ना, उनके पास 20% शेयर है। इसलिए उस जनरल पब्लिक को हम कहेंगे माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बेशक तादाद में वो 20,000 बंदे भी हों, माइनॉरिटी कहेंगे। क्यों? उनके पास शेयर कम है ना, 20% से कम। मेजोरिटी शेयर किसके पास है? हमारे पास। तो उनको हम क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। हाँ, बिल्कुल सही कहा था सलीम आपने। लेकिन मेरी बात अब मुकम्मल होने दें, लिसन केयरफुली। कि सेक्रेटरी ने 80% शेयर पेरेंट को अगर दिए हुए हैं, पेरेंट के पास 80% शेयर हैं, तो 20% किसके पास है? आम आवाम के पास, जनरल पब्लिक के पास। वो जो 20% शेयर जनरल पब्लिक के पास है ना, उसको कहेंगे माइनॉरिटी। माइनॉरिटी भी कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग पर्सन भी कहते हैं। ये वो शेयर होल्डर है 20% जो कंट्रोल नहीं कर रहे बिजनेस को। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल तो पेरेंट कर रहा है।
तो वो जो 20% शेयर जिन अवाम के पास है ना, उनको क्या कहेंगे? नॉन कंट्रोलिंग या माइनॉरिटी, नॉन कंट्रोलिंग पर्संस या माइनॉरिटी। अब उसका इस बिजनेस के अंदर कितना स्टेक है? स्टेक उस उन लोगों का इस बिजनेस के अंदर कितना स्टेक है, उसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन अनकंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब फिर समझ लें, वो बंदे, वो 20% मालिक, वो 20% शेयर के मालिक जो माइनॉरिटी में है, उनका इस बिजनेस में कितना हिस्सा है, आसान लफ्ज, कितना स्टेक है या कितना हिस्सा है, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पुराना नेम है, नया नेम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इन शॉर्ट में इसको एनसीआई बोलूंगा, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो बच्चों बगौर सुने, बगौर सुने, बगौर सुने। सब्सिडरी की 65 मिलियन की इक्विटी है। आज 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 रिपोर्टिंग डेट पे आज 65 मिलियन की इक्विटी है। नेट एसेट्स हैं, इक्विटी कहें, नेट एसेट्स कहें, जो मर्जी कहें। इसमें से 20% उनका है, उनका है, उनका है, उनका, जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, यानी कि 13 मिलियन। इसमें 13 मिलियन माइनॉरिटी का हिस्सा है। तो बात ये हो रही थी, बच्चे का क्वेश्चन ये था कि 30 मिलियन शेयर्स सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए, इसका 80% तो चले पेरेंट को इशू किया हुआ है, रिमेनिंग 20% किसके पास है? माइनॉरिटी के पास। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आप अलग से लिखेंगे, ये IFRS 10 की रिक्वायरमेंट है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI कितना? 13। ये आप इक्विटी का पार्ट बनाएंगे, लेकिन इक्विटी में अलग से लिखेंगे। तो अब बात गौर से देखें, वो बात जो बच्चे ने कहा था कि 30 पूरा का पूरा एलिमिनेट क्यों कर दिया, 80% एलिमिनेट करना चाहिए था। तो देखें, मैंने 100% एलिमिनेट किया, लेकिन रिमेनिंग 20% लिख दिया मैंने। ये क्या है? 13 मिलियन, ये रिमेनिंग 20% है। तो असल में हम 80% एलिमिनेट कर रहे हैं। दोबारा, हम वैसे तो 100% एलिमिनेट कर रहे हैं, ऊपर नजर तो यही आ रहा है कि हमने तो सारा का सारा इग्नोर कर दिया शेयर कैपिटल सब्सिडरी का, लेकिन ऊपर इग्नोर किया, नीचे अलग से लिख दिया हमने 20%। 20% लिखा है, तो एक्चुअल एलिमिनेशन कितनी कर रहे हैं? 80%। जी बच्चों, क्लियर? और क्लियर है, क्लियर है। अब इक्विटी का टोटल करते हैं, कितनी आती है? 100 प्लस 30 प्लस 90.4 प्लस 13, 233.4। अच्छा, ये दो मिलते जुलते नाम आ गए, ऊपर एनसीआई है, नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज है, एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटीज है। ले जी, अब इक्विटी और लायबिलिटी सबका टोटल करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं। अरे वाह, बैलेंस शीट टैली हो गई, 303.4 बैलेंस शीट टैली हो गई जनाब। हमने 4 रूल पढ़े और अप्लाई किए, बल्कि पांचवा रूल भी लिख देता हूं मैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चन का और वर्किंग का तो ले लें। रूल अभी मैं पांचवा रूल लिखता हूं, फिर उसके बाद रूल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले जी, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
मोबाइल गुमा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हो हसीब? नहीं, आप ये लेक्चर किस पे, लैपटॉप पे ले रहे हो ना? लैपटॉप पे ले रहे हो कि नहीं? तो लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट की ऑप्शन नहीं होती? कोई इस बच्चे को समझाए। हसीब को ये नहीं पता लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। हाँ, प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करो, काम खत्म। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप कब बनेगा पता नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब बनेगा। बना लें आप। वो मैं क्या दूंगा, टीम से वो बना देंगे। तो बच्चों एक रूल और लिखते हैं, पांचवा रूल। पांचवा रूल, तो हम पांचवा रूल लिखने जा रहे हैं। इफ आ सब्सिडरी is not a wholly owned subsidiary जी। आईसीएमए टीम में से कोई अगर ये सुन रहा है तो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को और मुझे ऐड किया जाए। ठीक है जनाब, सुहेल साहब अगर आप सुन रहे हो तो। नो बच्चों, होली ओन सब्सिडी पता है किसे कहते हैं? 100% शेयर आपके पास होते हैं। अगर 100% शेयर आपके पास होते हैं तो उसको कहते हैं होली ओन सब्सिडी। और जब होली ओन सब्सिडी होती तो फिर क्या एनसीआई होती? नहीं, फिर तो ना होती। अगर होली ओन सब्सिडी होती यानी कि हमारे पास 100% शेयर होते तो फिर एनसीए का कोई कंसेप्ट अराइज नहीं होना था। तो इसलिए मैंने रूल में क्या लिखा, इफ अ सब्सिडरी इज नॉट अ होली ओन सब्सिडरी देन एनसीआई विल बी कैलकुलेटेड। अब ये कैलकुलेट कैसे होनी है? एनसीआई परसेंटेज, एनसीआई कितने परसेंट है इस क्वेश्चन में? 20% थी, मल्टीप्लाई बाय सब्सिडरीज एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ना, इसको एक दफा समझ लें न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली समझिएगा। ये एनसीआई मैंने कैसे कैलकुलेट की थी, 13 कैसे कैलकुलेट की थी, जरा चेक करें। सब्सिडरी एसेट कौन से लिए हमने? 65 कौन से? रिपोर्टिंग डेट वाले। आज की बैलेंस शीट में 65 रिपोर्टिंग डेट वाले मल्टीप्लाई बाय एनसीआई परसेंटेज, तो 13 मिलियन आ गया। ठीक है, ये एसेट्स मैंने लिख दिया, नेट एसेट्स है ये, सब्सिडरीज नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। नेट एसेट्स मीन इक्विटी। जी सही कहा आपने, नेट एसेट्स, मेरी गलती, आपने ठीक करवा दी। नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि एनसीआई कैलकुलेट कैसे होनी है। देन एनसीआई विल बी कैलकुलेटेड। अब मैं बात करने लगा कि रिपोर्ट कहाँ होनी है, एंड विल बी रिपोर्टेड। रिपोर्ट कहाँ पे होनी है? विद इन इक्विटी, इन इक्विटी। इक्विटी का पार्ट बना देना है हमने, हमने इक्विटी के अंदर शो करवानी है।
देखिए सॉल्यूशन में क्या मैंने इक्विटी के अंदर ही शो करवाई है ना, एनसीए लिखने के बाद टोटल किया मैंने, ठीक है। तो ये 5 रूल कंप्लीट हुए और हमने पांचों रूल अप्लाई कर दिए। इस रूल्स का भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप ले लें। आज हमने 5 रूल पढ़ लिए और एक क्वेश्चन कर लिया। नहीं जी, गुड हो गया बच्चों, आपको आज कंसोलिडेशन आ गई। ये 5 बेसिक रूल के साथ एक बेसिक सिनेरियो है और आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट देने लगा। वैसे तो अगर ये ग्रुप बन जाएगा तो ये जो चैप्टर है ये आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन अभी अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना और अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का जो मैं आपको होम असाइनमेंट में देने लगा हूँ। ये बच्चों CI1 कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है, चैप्टर है ये मेरी बुक का। CI1 Panama Limited acquired 80% shares of Swiss Limited in 2001 when retaining of S were 5 million। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा क्वेश्चन यहां तक CI1 आपकी होम असाइनमेंट है। डन। कंप्रीहेंसिव कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन है आपकी होम। बेसिक सिनेरियो है, इसके अंदर वही 5 रूल जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो अप्लाई होंगे। जी बच्चों ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो डेली इस तरह मैं आपको होम असाइनमेंट देता रहूंगा, आपने क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। इसकी रिक्वायरमेंट ये है, लिखी नहीं हुई, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाए। मिस्टर दिवाज, which book is that, author name please। author name is अंजुम मकसूद। जनाब मेरी बजाते खुद ये मेरी बुक है, लेकिन मैं ये बुक परचेज करने का आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप इस बुक में से जो चैप्टर रेलेवेंट है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ले जनाब, आगे चलने, पढ़े मजीद। ले बच्चों आगे चलते हैं। रूल के साथ हमने एक क्वेश्चन किया, अब अगली कहानी। बच्चों ये खिचड़ी बन गई होगी जो जो हमने वर्किंग की है। अब आपको सोचना है कि हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त कौन कौन सी वर्किंग की है, या आप जब जब होम असाइनमेंट करेंगे आप कंफ्यूज होंगे पहले कौन सी वर्किंग कराई थी सर ने, फिर कौन सी वर्किंग कराई थी, कौन कौन सी वर्किंग हमने करनी थी और कैसे करनी थी। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। हर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आपने 4 वर्किंग करनी है, 4 वर्किंग मिनिमम, मिनिमम 4, 5 6 7 वर्किंग भी करनी पड़ सकती है हमें, लेकिन मिनिमम ये 4 वर्किंग इसी तरतीब में करेंगे जिस तरतीब में मैं करूंगा। पहली वर्किंग का नाम होगा इक्विटी ऑफ सब्सिडरी।
मोहम्मद सलीम लगता है कल नहीं थे, कल ये सारी बातें कर चुके हैं कि कौन सी बुक आपको लेकर चलनी। बच्चों अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो 100% आईसीएमए के सिलेबस को एड्रेस करती हो। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं आपको चैप्टर प्रोवाइड करता रहूंगा। हाँ, जो वेरी क्लोज है वो P2 की बुक है एसीसी की, वेरी क्लोज है, लेकिन वो भी 100% आपके सिलेबस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी 70 to 80% आपके सिलेबस को वो कवर कर जाती है। तो वो आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप सिर्फ मेरे गिवन नोट्स के साथ ही चलते रहें, तो वो भी काफी। बच्चों हम सब्सिडरी की इक्विटी शो करेंगे, पहली वर्किंग करेंगे हर क्वेश्चन में, और उसके दो कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे एट एक्विजिशन डेट और एक कॉलम बनाएंगे एट रिपोर्टिंग डेट। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। एक्विजिशन वो डेट जब हमने एक्वायर किया, रिपोर्टिंग डेट वो डेट जो आज है, जिस दिन हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमें लिखना है शेयर कैपिटल कितना था, शेयर प्रीमियम। मैं एससी छोटा करके लिख देता हूँ, ये शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, ये शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। अब मैं क्वेश्चन शुरू से पढ़ता हूँ, वही क्वेश्चन, और आपको बताता हूँ ये वर्किंग कैसे करनी है और वर्किंग करनी क्यों है। ये आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा। बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सब्सिडरी की इक्विटी, ये रिपोर्टिंग डेट, ये क्वेश्चन पेपर पे लिखी होगी 30, 15, 20 मिलियन, मिलियंस के अंदर लिखा हुआ है। ये कौन सी है रिपोर्टिंग डेट की, दोबारा देख लें क्या लिख रहे हैं, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, और कौन सी रिपोर्टिंग डेट वाली, कितनी, 30, 15, 20, ये बनता है 65। अब एक्विजिशन डेट की कितनी है, एक्विजिशन डेट का शेयर कैपिटल नहीं बताया हुआ, एक्विजिशन डेट का शेयर प्रीमियम नहीं बताया हुआ, तो एज्यूम ये किया जाएगा कि जो आज है रिपोर्टिंग डेट पे वही एक्विजिशन डेट पे था, शेयर कैपिटल भी और शेयर प्रीमियम भी। लेकिन रिटेन अर्निंग का मैं ये एज्यूम नहीं कर सकता। रिटेन अर्निंग क्वेश्चन के अंदर दी होगी कि एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी थी, वो देखते हैं। ये दिया हुआ है एट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी वर 7 मिलियन, तो ये 7 मिलियन हमने लिख दिया। तो इस कॉलम का टोटल किया 45 और 52। तो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर वर्किंग वन यही करेंगे, और आज के बाद जब भी मैं वर्किंग वन का लफ्ज बोलूंगा तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। ये स्टैंडर्डाइज वर्किंग आपने ये समझ लें कि आपने हर क्वेश्चन में करनी है। बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन का जब भी क्वेश्चन होगा पहली वर्किंग आपने ये करनी है, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। इसका यूज क्या है वो थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा आपको। वर्किंग टू आपने हर क्वेश्चन के अंदर करनी है गुडविल। तो जब भी मैं बोलूंगा ना कि वर्किंग टू करें तो इसका मतलब होगा मैं क्या कह रहा हूं, गुडविल की वर्किंग करें। वर्किंग टू, ये वर्किंग टू हम कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में बताई होगी, क्वेश्चन की अंग्रेजी में बताई होगी, या अंग्रेजी में अगर नहीं बताई हुई तो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 70 की, तो बैलेंस शीट के फेस पे भी नजर आ सकती है। और हो सकता है कि अंग्रेजी में अलग से बताई जाए 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, किस में, सब्सिडरी में, कब, एक्विजिशन डेट पे। एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट कितने थे, 52। तो वर्किंग वन का पहला कॉलम हमने वर्किंग वन इसलिए की थी कि हमें इक्विटी की डिटेल चाहिए, कब, एक्विजिशन डेट पे। तो एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी की कितनी इक्विटी थी, इक्विटी मीन नेट एसेट्स कितनी थी, 52। क्या सारी हमारी थी, नहीं नहीं हमारी सारी नहीं थी। इस 52 का 80% हमारी थी,
41.6, वो माइनस करेंगे हमारे पास गुडविल आ जाया करेगी। तो हर क्वेश्चन में हम यही वर्किंग किया करेंगे। 28.4, मैं रिपीट करता हूं, मैंने 52 कहां से लिया, मैंने ये यहां से लिया, एरो आपने नहीं बनाना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वर्किंग 1 के पहले कॉलम से लिया मैंने। अब हर क्वेश्चन में हम वर्किंग करेंगे वर्किंग 3, और वर्किंग 3 हम करेंगे एनसीआई के लिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ये देखते हैं कि आज कितने नेट एसेट्स हैं, कितने हैं, 65। तो 65 मैंने कहां से लिया, वर्किंग 1 के सेकंड कॉलम से। एरो बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझें, एरो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। 65 को माइनॉरिटी की शेयर होल्डिंग से, माइनॉरिटी की होल्डिंग से मल्टीप्लाई कर दें 13। तो एनसीआई की वर्किंग सिर्फ सिंगल लाइन की, एक लाइन की वर्किंग होगी, आसान सी। वर्किंग नंबर 3 एनसीआई हो गया। इसके बाद हर क्वेश्चन में हम वर्किंग करेंगे वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4 होगी ग्रुप रिटेन अर्निंग की। बच्चों ये स्टैंडर्डाइज वर्किंग है ना, नाम दे दिए। मैं जब भी वर्किंग 2 बोलूंगा आपके माइंड में आना चाहिए गुडविल। मैं जब भी वर्किंग 3 बोलूंगा आपके माइंड में आना चाहिए एनसीआई। मैं जब भी वर्किंग 4 बोलूंगा आपके माइंड में आना चाहिए ग्रुप रिटेन अर्निंग। ठीक है, ग्रुप रिटेन अर्निंग में आप क्या करेंगे, पेरेंट की फुल रिटेन अर्निंग ले लेंगे। कितनी है ये, 80 की, पेरेंट की 80। नहीं बच्चों, आज के लेक्चर की आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको याद है हमने क्या ऐड करना था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का हमने होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। होल्डिंग परसेंटेज कितनी है, 80%। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं आज आपके बिजनेस का पार्टनर बना हूं, आज के बाद जो कमाएंगे उसमें मेरा हिस्सा। इसको कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, अक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट। बच्चों आपने कैसे कैलकुलेट किया था, आपने मुझे बताया था 13। कैसे कैलकुलेट किया था आपने, जल्दी 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 बताएं, कैसे कैलकुलेट किया था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था आपने, 13 उसको कैलकुलेट किया था कैसे, बोल दें यार। हाँ, राबिया ने कहा 20 में से 7 माइनस किया था, हसीब ने कहा 20 में से 7 माइनस किया था, शर्जील ने भी यही कहा 20 में से 7 माइनस किया, हमाद भी यही कह रहे हैं रिटेन अर्निंग का डिफरेंस। जी सब यही कह रहे हैं। नहीं खुबैब जमील आप गलत कह रहे हैं, वो तो एनसीआई आई थी ना उस तरह से, ग्रुप रिटर्निंग में हमने रिटर्निंग का डिफरेंस लिया था। नो लिसन 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 बच्चों, हम वर्किंग 1 को जरा देखें। अगर वर्किंग 1 को देखें, 20 और 7 का फर्क, सही कह रहे हैं आप लोग, सब सही कह रहे हैं। एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट की रिटर्निंग का फर्क, अक्सा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सलीम ने बात बड़ी अजीब की है, वो कहते हैं 20 और 7 का डिफरेंस ना लें, बल्कि 65 और 52 का डिफरेंस लें। वाह बच्चों, 65 और 52 का डिफरेंस लें तो जादू देखें, जादू, तब भी आंसर 13 ही आ रहा है। आप 20 और 7 का डिफरेंस लेते, इसका डिफरेंस लेते, तब भी आंसर 13 आना था, लेकिन अगर ये डिफरेंस लेंगे तब भी आंसर 13 आ रहा है। लेकिन ये कोई हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, या इस क्वेश्चन में कोई मौजा हुआ है, ये बाय चांस हो गया। हसीब ये बात मैं बता चुका हूँ, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा, जो रिपोर्टिंग डेट पे है वो एक्विजिशन डेट पे होगा। राबिया एज्यूम नहीं किया, सुने, मैं इसका जवाब यूं दे चुका हूं कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जब चेंज नहीं होना, चेंज ही सिर्फ रिटेन अर्निंग होनी है,
तो इक्विटी का टोटल भी सिर्फ रिटेन अर्निंग की वजह से चेंज हो रहा है। अब चाहे आप रिटेन अर्निंग का डिफरेंस लें या इक्विटी का डिफरेंस लें, बात तो एक ही है। सलीम, वेल डन, आपने सही कहा। आप चाहे 20 में से 7 माइनस करें यानी कि रिटेन अर्निंग का डिफरेंस लें तब भी आंसर 13 है, या आप 65 में से 52 माइनस करें यानी कि इक्विटी का डिफरेंस लें तब भी आंसर 13 है। इन बोथ केसेस वी हैव सेम आंसर। In both cases we have same answer. But listen, I will recommend कि आप रिटेन अर्निंग में से रिटेन अर्निंग माइनस ना करें। आप 65 में से 52, 65 में से 52 यानी कि इक्विटी का डिफरेंस लें। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं कहता मुझे, जमील सब कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं उसको फॉलो करें। आप 65 में से 52 माइनस करें। इसकी वजह आपको कल परसों पता चल जाएगी। कल परसों का मतलब है अगले लेक्चर में। अब हमारा लेक्चर होगा थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को, तो नेक्स्ट थर्सडे को इसकी लॉजिक पता चल जाएगी आपको। लेकिन ये तय कर दिया हमने हमने रिटेन अर्निंग का डिफरेंस नहीं लेना। ग्रुप स्ट्रक्चर आज जुबैर हर क्वेश्चन में शो करवाना जरूरी नहीं है, मेरी बात को कंप्लीट होने दें। तो 65 और 52 का डिफरेंस लिया, 13 आया। 13 को 80% से मल्टीप्लाई किया तो 10.4 आया। टोटल किया 90.4 आया। अब ये देखें, हमने ये 4 वर्किंग पहले नहीं की थी तो तब भी तो बैलेंस शीट बन गई थी। तब ना बड़ी स्कैटर्ड वर्किंग थी, कोई वर्किंग कहाँ कर रहा था मैं, कोई वर्किंग कहाँ कर रहा था और पता नहीं चल रहा था कि क्या तरतीब है वर्किंग की। तो अब ना बड़ा सिस्टमैटिक तरीका बन गया वर्किंग का। वर्किंग 1 इक्विटी, वर्किंग 2 गुडविल, वर्किंग 3 एनसीए, वर्किंग 4 ग्रुप रिटर्निंग। और अब बैलेंस शीट में भी आप इनका रेफरेंस देंगे। आपने जब गुडविल लिखी तो साथ रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 2। आपने जब एनसीए लिखी तो रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 3। आप जब रिटेन अर्निंग करेंगे, इसकी देखिए वर्किंग यहाँ करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बस यहाँ पे रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 4। तो ये वर्किंग कर ली आपने, अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग करने की जरूरत नहीं, वर्किंग 4 का रेफरेंस दें। ठीक है, तो अब आपको मैं हिंट दे रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कंसोलिडेशन का, जैसे मैंने आपको होम असाइनमेंट दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल परफॉर्म 4 वर्किंग। सबसे पहले आप 4 वर्किंग करेंगे, फिर आएंगे बैलेंस शीट के फेस पे। ठीक हो गया? अब एक दफा फिर 4 वर्किंग को देखें बगौर। वर्किंग 2 है गुडविल की, ये गुडविल तो लाजमी चाहिए होती है बैलेंस शीट पे। वर्किंग 3 है एनसीए की, ये भी लाजमी चाहिए होती है। वर्किंग 4 है ग्रुप रिटर्निंग की, ये भी चाहिए होती है। लेकिन वर्किंग 1 क्यों कर रहा हूं, ये तो नहीं चाहिए होती बैलेंस शीट में। तो मेरे एरोस को समझें। वर्किंग 1 अगर मैंने ना की हो तो वर्किंग 2 नहीं होगी। कैसे होगी वर्किंग 2? वर्किंग 1 ना की होती तो वर्किंग 3 कैसे होती? वर्किंग 1 ना होती तो वर्किंग 4 कैसे होती? 4 में भी तो इन्हीं टोटल का डिफरेंस लिया 65 और 52 का। तो वर्किंग 1 इज बेस वर्किंग फॉर वर्किंग 2, 3 एंड 4। अब इसका टेक्निकल देखेगा क्या नतीजा बनता है। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की वर्किंग 1 गलत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसके साथ। उसकी वर्किंग 2, 3, 4 तीनों गलत हो जाएंगी। तो वर्किंग 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्वेश्चन। किसी भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के लिए वर्किंग 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग 1 गलत होगी तो 2 गलत हो जाएगी, 3 गलत हो जाएगी, 4 गलत हो जाएगी। बात को फॉलो कर रहे हैं ना? तो आप हर क्वेश्चन में पहले वर्किंग नंबर 1 करेंगे सही तरीके से, फिर 2, 3, 4, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे आएंगे। गॉट इट? अब आप इन 4 वर्किंग का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। जी ले लिया।
ले जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए इजाजत। आप एक क्वेश्चन करके आएंगे जो मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया, CA1। सी यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।